सभी को राम राम। मैं बी एस पवार अपने चैनल ट्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2017 के बुकलेट के 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्न को सॉल्व करके बताया था। जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा हमारे को आंसर की मिली थी उसको मैंने जो है ना आपके सामने रखा था। और उससे पहले हमने जो 4 वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें कि 2012 के बुकलेट को मैंने विस्तार से उसमें बताया है कि कौन सा प्रश्न आया था, किस तरह का, किस स्टैंडर्ड का जो है वो क्वेश्चन पेपर आया था और सब्जेक्ट से जो है वो कितने कितने क्वेश्चन जो है बन रहे थे। तो यदि आपने अभी तक भी वो पुराने वीडियो नहीं देखे या चैनल के साथ आप नए जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और इसी तरह की इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानकारी भी आपको रोज़ मिलती रहे। रोज़ सुबह वीडियो 5 बजे आ जाता है तो आप रोज़ सुबह जो है ना 5 बजे उठ करके अपनी तैयारी सुबह कर सकते हैं। और चैनल पे 132-35 वीडियो बन चुका है। आपके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है डीएम कमीशन के नाम से, तो आप उस डीएम कमीशन के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उस पर जाइए और सभी वीडियोज़ को यदि आप ध्यान से देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छे से उनको सुनते हैं और वो नोट्स को आप जो है ना नोट करके दोबारा से उसको अच्छे से दोहराई उसकी करते हैं तो मैं पक्का दावा से कह सकता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो ये चीज़ें आपको होने वाली, क्योंकि आपके ही लिए ये जो वीडियोस बने हुए हैं इसको आपके लिए ही समझाने के लिए जो है ना मैंने कोशिश की है कि आपको इसका फ़ायदा हो। तो आप ज़रूर वो चैनल पे जाइए, ज़रूर उन वीडियोस को देखिए, हो सकता है आपको इससे जो ना बहुत ज़्यादा लाभ जो हो। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्न को हल करना। हमारे को आंसर की के हिसाब से जो बताया गया है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा और जहाँ पे डाउट रहेगा कि इसका ये नहीं ये हो सकता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअल में आंसर की में क्या दिया है और होना क्या चाहिए था इसका उत्तर, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देरी ना करते शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपको एक और मजे की बात बताना चाह रहा हूँ कि जो ये 2017 का बुकलेट है इसमें 50 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 92 तक सिर्फ ज्योमेट्री ही ज्योमेट्री है और कुछ नहीं है बीच में। इसमें एक आधा क्वेश्चन छोड़ के नहीं मैं कह सकता। तो देख लो सीधे मतलब 40-42 क्वेश्चन जो ज्योमेट्री के हैं और जो 101 से लेकर के 150 तक जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें भी मैं देख रहा था तो उसमें भी करीबन 30 प्रश्न जो है वो ज्योमेट्री से संबंधित है। तो अभी ये मान के चलिए कि इसी एक बुकलेट में करीबन 70 क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्री से ही आया था। बहुत बड़ी संख्या में क्वेश्चन आए थे और आप खुद समझिए कि आपको ज्योमेट्री कितनी पढ़नी पड़ेगी, कितनी आपको ज्योमेट्री पे ध्यान देना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस में मैंने ये आपको बताया था और ऑनलाइन क्लास में मैं सिर्फ ज्योमेट्री ही करवा रहा था तो इसीलिए मैंने ज्योमेट्री पे ज़्यादा जोर दिया था क्योंकि ज्योमेट्री ज़्यादा आ रही थी। तो अब आपने जो है ना वो बहुत ध्यान से ज्योमेट्री को पढ़ना है, सभी डेफिनेशंस को आप लर्न करिए। किसी तरह का डाउट है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ज्योमेट्री पे ज़्यादा ध्यान देना। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा प्रश्न है, एक षट्भुज के 2 कोणों का योग 220 डिग्री है, उसके अन्य कोणों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो षट्भुज होता है उसके सभी कोणों का योग कितना होता है, क्योंकि उसमें से माइनस करेंगे ना आप 220, ठीक है। तो कितना होता है षट्भुज के सभी कोणों का योग मैं आपको ज़्यादा तो अभी विस्तार से नहीं बता सकता हूँ। ये बता दूंगा कि 120 डिग्री इसका एक आंतरिक कोण होता है, ठीक है। 120 गुणा 6 आप कर लो इसको तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा इक्वल बाय 720 डिग्री, ठीक है जी। अब 720 में से यदि आप 220 घटाएंगे तो कितना रहेगा 500। तो इसका सही उत्तर है 500 डिग्री। इसका मैंने सूत्र भी बताया हुआ है कि आपके आंतरिक कोण का योग कैसे निकालना है, तो उसका सूत्र मैंने बता रखा है। वीडियो में जाकर के आप मेरे चैनल पे जो मैंने बताया ना प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर जाकर के आप वहाँ पे सभी सूत्र देख सकते हैं। तो इसका सूत्र भी मैंने बताया, सिर्फ आपने उसमें 6 भुज यूज़ करना है, बाकी उसमें सूत्र में बता रखा है। चलो अगला प्रश्न है 52 है, एक चतुर्भुज की रचना की जा सकती है यदि निम्न की माप दी हुई हो। अब एक चतुर्भुज आप बना सकते हैं,
इनमें से क्या चीज़ चाहिए आपको? 4 भुजाएं चाहिए, 4 भुजाएं और एक कोण चाहिए, 3 भुजाएं एक विकर्ण चाहिए, 4 कोण और 4 भुजाएं चाहिए। तो देखो इसका सही उत्तर है बी, क्योंकि हमारे को 4 भुजाएं चाहिए और एक कोण। यदि एक कोण हमें मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी जो है वो काम हो जाएगा हमारा। हमें 4 भुजाएं चाहिए, जैसे 90 डिग्री बन जाता है तो 90 डिग्री चारों साइड लगा लो आप, ठीक है। तो किसी तरह का भी अगर एक कोण हमें मिल जाता है तो बाकी जो है वो भुजाएं फिर बन जाती है। मान लो एक कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 भुजाएं लगा दिए इस तरह से, ठीक है। अब 2 और भुजाएं हैं, उसको यहाँ से प्रकार रख करके, जैसे मान लो ये बी है, ठीक है, ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका सी है, तो यहाँ प्रकार करके अगली चाप लगा देंगे, यहाँ से प्रकार करके दूसरी जो 2 और भुजाएं है ना, इनको मिला देंगे। एक कोण हमें चाहिए, ठीक है, और 4 भुजाएं चाहिए, तो हो जाएगा ना। कोई सा भी कोण ले सकते हैं, और 90 डिग्री 70, कोई सा भी एक कोण अगर मिल जाता है, 4 भुजाएं मिल जाती है, तो एक कोण हमने यहाँ बना देना, 2 भुजाएं यहाँ लगा दी, अगली 2 भुजाएं यहाँ, और यहाँ से प्रकार ऊपर ए और बी से, बी और सी से प्रकार करके आगे काट देंगे, जहाँ कटेगा वहाँ मिला लेंगे। तो एक कोण और 4 भुजाएं होना बहुत जरूरी है, तो ही हम जो है वो चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। इसमें विकर्ण की जरूरत नहीं है, या 4 भुजाएं होंगी तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोण तो मालूम होना चाहिए ना। तो इस तरह से, या जैसे यहाँ दिया है 4 कोण और एक भुजा, तो एक भुजा से तो बनेगी नहीं चतुर्भुज ना, भुजा तो 4 चाहिए होती है। तो ये इसका सही उत्तर। मैं कोशिश करूँगा बीच में अच्छे से इसको बनाने की, बताने की, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा सूत्र या ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पाऊँगा, और फिर अपलोड करने में मुझे बड़ी दिक्कत आती है अगर 1 GB से ऊपर वीडियो हो जाता है। कई बार 20 मिनट का वीडियो भी मैं इतना लंबा ले जाता हूँ कि समझाने के लिए, कि वो वीडियो 15 मिनट में भी ख़त्म हो सकता था, 20, 25, 30 मिनट तक चला जाता है, फिर बाद में अपलोड करने में मुझे बड़ी समस्या होती है। चलो कोई बात नहीं, चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 53 है, एक अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज। अब ये अधिक कोण त्रिभुज है, इसको आई थिंक मैंने शायद ऑनलाइन क्लासेस में भी नहीं बताया। मैं आपको बता दूं कि अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है ना, वो हमेशा त्रिभुज के बाहर होता है, त्रिभुज के अंदर नहीं होता है। ये आपका इसका सही उत्तर है डी। अब समझाने के लिए मैं वही तो है, मैं परेशान हो जाता हूँ, मुझे लगता है कि जैसे आप, मैं बता देता हूँ थोड़ा हल्का सा यहाँ पे, ये आपकी अधिक कोण त्रिभुज है। अब इसका लंब केंद्र जो है वो त्रिभुज से बाहर होता है, क्योंकि एक लंब यहाँ आ गया, इसका लंब नहीं आप खींच सकते। आपको क्या करना होता है, यहाँ से डॉटेड लाइन लगानी होती है। बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ से लंब गिरेगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये लंब निकालने के लिए, यहाँ जो लंब है ना, इसको निकालने के लिए हमें ये रेखा आगे बढ़ानी पड़ेगी और यहाँ से लंब लेना पड़ेगा। तो ये 3 लंब आ गए। अब इस लंब को आप आगे बढ़ा देंगे, मुझे बाद में मिटाना पड़ेगा क्योंकि अगला प्रश्न डिस्टर्ब हो रहा है इससे। ये आप देख सकते हैं, ये लंब यहाँ मिल गए और ये वाला लंब भी हमारा जो है वो यहाँ मिल जाएगा। अभी ये सही ढंग से नहीं मेरे से बन रहा, तो ये देखो, ये आपका जो है लंब के अंदर यहाँ बना है। एक्चुअल में त्रिभुज आपकी ये थी, ये थी आपकी त्रिभुज, यहाँ से ये थी, ये आपकी त्रिभुज थी, ये आपकी त्रिभुज थी अंदर वाली, मतलब ये आपकी त्रिभुज थी, ठीक है। और लंब का केंद्र जो है वो यहाँ बन रहा है। हमेशा अधिक कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र बाहर होता है। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे अगला भी क्वेश्चन करवाना है, ठीक है जी। तो चलो, ये हमारा हो गया है, लंब केंद्र जो है वो त्रिभुज से बाहर होता है। और सिर्फ ये जो मेथड चलता है सिर्फ अधिक कोण त्रिभुज में होता है, बाकी न्यून कोण और समकोण में जो है वो लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। सिर्फ अधिक कोण त्रिभुज में जो है वो लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। अगला है 54 है, त्रिभुज के शीर्ष से आधार तक की रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, वो होती है लंब। जो शीर्ष से आधार तक 90 डिग्री की रेखा खींची जाती है वो होता है लंब, क्योंकि लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है। दिल तो करता है कि बहुत अच्छे से इसको समझाऊं, बताऊं, पर फिर वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है और सभी मैं पूरा ये नहीं कर पाऊंगा। तो मैं जल्दी में आपको बता देता हूं, बाकी इसको बाद में सही क्लियर करके दे देंगे। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, तो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है जी? त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है उसका कर्ण जो होता है, वो हमेशा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अगला है 56, यदि त्रिभुज के 2 कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है तो तीसरा कोण कितना होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 60 और 40 45 कितना हुआ, -105। ये 105 हुआ ना, 105 आप घटा देंगे तो कितना रह जाएगा जी,
75 डिग्री। ठीक है, तो 75 डिग्री जो है इसका सही उत्तर, इससे इसका उत्तर आप निकाल सकते हैं। अगला है 57, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि चतुर्भुज के आंतरिक कोण हैं चाहे बाह्य कोण है, उनका दोनों का जोड़ या दोनों का योग जो है वो 360 डिग्री ही होता है। आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। अगला है 58, वर्ग किसे कहते हैं। अब इसमें से वर्ग किसे कहते हैं तो परिभाषाएं तो देखो जी, आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी, खुद ही याद करनी पड़ेगी। जिसके चारों कोण हो और चार भुजाएं बराबर हो, चारों कोण भी बराबर हो, चारों कोण भी भुजाएं भी बराबर हो, तो वो होता है हमारा वर्ग। अगला है 59 जो हमारा बनता है वो है, यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की मापें 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हो तो क्या होगा। तो ऑप्शन आप देखिए, तो तीनों कोण जो है वो न्यून कोण बनेंगे, क्योंकि देखो एक 6 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर, एक लगभग 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो थोड़ी सी ज़्यादा है ना इससे, ये 12 सेंटीमीटर से, तो तीनों कोण जो है वो न्यून कोण इसमें बनेंगे। अगला है 60, 4 से अधिक सरल रेखाओं से बंद आकृति को कहते हैं। 4 से अधिक सरल रेखाओं से यदि कोई आकृति बनती है तो उसको बोलते हैं बहुभुज। ठीक है जी। अगला है, वर्ग में एक सीमा से एक को मध्य छोड़ तीसरी सीमा को मिलाने वाली सरल रेखा को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं कर्ण। एक कोण दिया गया है या वर्ग है, कोई भी वर्ग ले लो आप। ठीक है, अब तो ये लाइन थोड़ी लंबी हो गई है, मैं इतना ही इसको बना लेता हूँ वर्ग यहाँ पे। अब एक कोण से मध्य से दूसरे कोण को, तो ये बीच में छोड़ दिया, ये लो चाहे ये लो, कोई सा भी ले लो, बीच में छोड़ दिया ना, तो तीसरे को जो मिला रहा है ये है हमारा कर्ण है। अगला है 62, सम चतुर्भुज के चारों कोणों का कुल योग कितना होता है। तो ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब वो चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो। और इसी तरह का प्रश्न पहले हमारे को 57 में आया था, प्रश्न नंबर 57 में आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। आपको ये आप देख सकते हैं, ये देखो 57 में आया था ना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। ठीक है, ये चतुर्भुज आ रहा है यहाँ पे, और 62 में ये दे रहा है सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज है चाहे चतुर्भुज है, इनके चारों कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, ये इनका कोण जो है 360 डिग्री ही होता है। अगला है 63, ऐसा समक्षेत्र जो गोल रेखा से घिरा हो उसे कहते हैं। अब गोल रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र कौन, देखो इतनी परिभाषा इसमें आई है ना कि आप बहुत आसानी से चीज़ को कर सकते हैं। ये है वृत्त। वृत्त जो होता है वो गोल रेखा परिधि से घिरा होता है। अगला है 64, यदि किसी वृत्त तथा वर्ग के परिमाप बराबर हों तो, यदि किसी वृत्त तथा वर्ग का परिमाप बराबर हो तो क्या होता है। तो थोड़ा सा आपको डीपली इसको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या होता है जी, यदि ऐसा हो तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा। ठीक है जी, यदि परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, क्योंकि वृत्त के अंदर जो है वो आपका वर्ग बन सकता है ना। तो ये देखो ये एरिया ज़्यादा हो गया ना, इतना बाहर का। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से जो है वो अधिक होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो चलो अगला बढ़ते हैं 65, यदि एक घन की लंबाई 1% बढ़ती है, चौड़ाई 3% घटती है और ऊंचाई 2% बढ़ती है तो इस घन का आयतन घटेगा या बढ़ेगा। तो ये क्या होगा, ये इसका आयतन जो है वो घटेगा, इसका आयतन घट जाएगा। अगला है 66, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है जी, और आप जानते भी हैं, इतना तो आपको सबको पता है। दो समानांतर रेखाओं को त्रियक रेखा काटती है तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा समान होते हैं। अगला है 68 है, वृत्त के केंद्र से गुजरती हुई सरल रेखा जो दोनों ओर परिधि पर समाप्त हो उसे क्या कहते हैं। अब उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं जी,
उसे कहते हैं व्यास। अगर आपने परिभाषा अच्छे से पढ़ी है तो आपका प्रश्न बड़े जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान जो है वो प्रश्न आए हुए हैं। डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक नॉलेज कितनी है। अगला है 69 है, 69 है। एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो सकता है तो नहीं हो सकता है जी। 60 डिग्री से ना तो कम हो सकता है ना 60 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है जी। अगला है 70। एक न्यून कोण की दोनों भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त के केंद्रों का बिंदु पथ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यदि ऐसी स्थिति है तो कोणों का समद्वि भाजक जो है वो उसका केंद्र होगा। ठीक है जी। अगला है 71। एक सम अष्टभुज की भुजाओं को ऐसा बढ़ाया गया है कि एक सितारा बनता है। सितारे के प्रत्येक बिंदु पर कोण का माप कितना होगा? तो यदि आपको आंतरिक और बाह्य कोण को पता है तो ये कोण बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें आंसर की में जो हमें उत्तर दिया गया वो है 90 डिग्री, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें 45 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि अष्टभुज का जो आंतरिक कोण होता है वो 135 डिग्री का होता है। तो जब भी हम अष्टभुज बनाते हैं, जैसे मान लो यहाँ से अब ये 135 मानिए, यहाँ से हम रेखा बाहर को बढ़ा देंगे, यहाँ बनेगा 45 डिग्री का। इसी तरह से यहाँ से जब 90 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ से ये रेखा बाहर को जाएगी, यहाँ फिर जो है वही चीज़ आपकी बन जाएगी जो एंगल हमने बनाया, क्योंकि यहाँ पे अंदर का जो कोण है ये है 135, तो बाहर का 45 डिग्री का रहेगा। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर ए आना चाहिए, क्योंकि आंसर की में जो इसका उत्तर है वो 90 डिग्री दिया है। बाकी आप भी अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आप यदि आपको लगता है कि हाँ हमारे पास उत्तर 90 डिग्री ही आ रहा है तो इसका उत्तर फिर आप 90 डिग्री मानिए, नहीं तो आप 45 डिग्री मेरे हिसाब से इसका उत्तर हो सकता है। बाकी हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ, तो इसमें कोई संशय नहीं, गलती तो किससे भी हो सकती है। अगला है 72। उन त्रिभुजों की संख्या जो एक पद त्रिभुज को अपना पदिक त्रिभुज रख सकती है निम्न में से कितनी होंगी? तो ये कितनी त्रिभुज ऐसी हो सकती है? वो होती है सिर्फ एक त्रिभुज है वो ऐसी होती है। अगला है 73 है 73। एक कोण का माप जो अपने समपूरक का 5 गुना है निम्न में से कौन सा होगा? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समपूरक कितना होता है। एक होता है पूरक, एक होता है समपूरक, एक होता है संपूर्ण। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि समपूरक जो होता है उसका जो टोटल जोड़ होता है संपूरक का। संपूरक की पहले तो परिभाषा पता होनी चाहिए ना, ये संपूरक किसे कहते हैं। तो संपूरक होता है ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है, तो होता है संपूरक। ठीक है, अब इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है 150 डिग्री। अब ये कैसे, देखो ये 5 गुना है। ठीक है, तो उस कोण मीन्स एक कोण है, ठीक है, और वो जो है वो अपने संपूरक का 5 गुना। तो मैंने पहले ही बताया ना आपको कि 180 डिग्री होता है जोड़, तो सीधी लाइन है। ठीक है, यहाँ से एक कोण दिया हुआ है, ठीक है, एक कोण है, और उससे वो जो कोण दिया हुआ है ना वो अपने संपूरक का 5 गुना है। मीन जो छोटा कोण है उससे 5 गुना बड़ा दूसरा कोण है, तो एक कोण है उस कोण, ठीक है, और 5 गुना। सिंपल सा बता रहा हूँ तरीका, तो इसका एक्स से निकाल के आता है कि एक्स का मान क्या है। सिंपल बता रहा हूँ, 5 और 1 6 हो गया ना, तो 180 डिग्री बटा 6। ठीक है, तरीका इसका दूसरे तरीके से, ये मेरा अपना तरीका है ये। ठीक है, ये आप इसको आप काट देंगे तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है जी, 6 दिए 18, 30 आ गया। अब 30 को 5 से गुणा कर देंगे, 5 गुणा है ना, तो 5 दिए 15 मीन्स 150 डिग्री आ गया। ये एक ध्यान रखना है आपने। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ कि यदि ये तो कहा गया है ना कि 5 गुना है, 5 गुना मीन्स 5 गुना बड़ा है, तो ये 30 का 5 गुना बड़ा कितना आ गया? 30 आता ना एक भाग में, तो कितना आ गया 150। बट यदि ये कहा जाए कि 5वां भाग है, 5वां हिस्सा है, अपने संपूरक का 5वां हिस्सा है, तो आएगा 30। तब जो है वो 30 आंसर आएगा, क्योंकि 5वां हिस्सा कितना है? 150 है। ठीक है, 150 का 5वां हिस्सा कितना है?
30 डिग्री है। तो यदि 5वां हिस्सा पूछा है, 5वां भाग पूछा है तो उत्तर आएगा 30, और यदि 5 गुणा पूछा है तो उत्तर आएगा 150 डिग्री। ठीक है जी, ये मैं ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे से समझा चुका हूँ, यहाँ भी मैंने कोशिश की है। नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, दोबारा से प्रैक्टिस इस तरह से इसकी करिए। अगला है 74, एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर काटते हैं वह चतुर्भुज। अब वो कौन सी चतुर्भुज होती है? वो होती है, इसका सही उत्तर है सी, सम चतुर्भुज होगा यदि उसके विकर्ण आपस में समकोण बनाता है। अगला है 75, एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 136 और 142 के बीच है, उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी? अब चाहूँ तो मैं इसको विस्तार से बता सकता हूँ, इतना मेरे पास समय नहीं, मैं आपको सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। और इसका जो आंसर है वो है 9 भुज, क्योंकि अष्टभुज के 6 भुज के जो आंतरिक कोण होता है वो 120 डिग्री होता है, तो ऊपर चढ़ गया यहाँ से। ठीक है, सप्तभुज अष्टभुज ऑप्शन में नहीं दिए हुए। ठीक है, 9 भुज है, क्योंकि 10 भुज का जो होता है ना वो होता है 144, 10 भुज का आंतरिक कोण 144 होता है। अब मैं इसको विस्तार से नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं इतना ही बता रहा हूँ कि इसका जो सही उत्तर है वो है 9 भुज। ठीक है, 9 भुज का जो आंतरिक कोण होता है वो 140 होता है और 10 भुज का 144 होता है, तो यहाँ पे 44 भी नहीं दिया है, और 35 जो होता है वो अष्टभुज का होता है, तो 9 भुज इसका सही उत्तर है। अगला है 76, एक समान कोणीय त्रिभुज में अंतःकोण परिकेंद्र और लंब केंद्र, ये क्या होता है? ये अगर एक कोणीय त्रिभुज है तो पहले तो आपको ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा इतना विस्तार से कि अंतःकोण होता क्या है, फिर आप याद करिए परिकेंद्र क्या होता है, फिर आप याद करिए लंब केंद्र। लंब केंद्र तो मैंने अभी आपको बताया भी है ना, जहाँ पे सभी लंब एक जगह मिलते हैं, जिसमें अधिक कोण त्रिभुज वाले मैंने अभी आपको बताया था। तो लंब केंद्र क्या है, परिकेंद्र क्या है, अंतः केंद्र क्या है, इन तीनों को आप याद करिए तो आप इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसका उत्तर बता रहा हूं, तो इसका उत्तर है संपाती होते हैं, मीन्स एक ही जगह पे ये केंद्र जो मिलते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को अच्छे से याद करना है। अगला है 77 है 77, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण निम्न में से कौन सा होगा? विस्तार से नहीं मैं बता सकता हूँ, ये इतना बता दूं कि इसका कोण जो है फिर समकोण होगा यदि ऐसा होता है कि एक भुजा का वर्ग जो है वो 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर यदि है, तो उसमें जो है वो कोण कौन सा होगा? समकोण होगा। अगला है 78, एक स्पर्श रेखा एक वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो एक स्पर्श रेखा जो हमेशा है वो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है। अगर वो 2 पे कर रही है तो वो फिर स्पर्श रेखा नहीं, वो प्रतिच्छेदी रेखा, वो छेदिक रेखा होती है, प्रतिच्छेदी नहीं होती, उसको छेदिक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो एक ही पर जो है वो स्पर्श करता है। एक वृत्त के समानांतर कितनी रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त के जो समानांतर है वो हमेशा 2 रेखाएं ही हो सकती है। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अगला है 80, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को कई बार वृत्त के उस बिंदु को कहते हैं। तो उस बिंदु को वृत्त के क्या कहते हैं जी? उसको कहते हैं लंब। अब मैं विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। अगला है 81, एक रेखा जो एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे कहते हैं, देखो मैंने ऊपर बताया था ना। ठीक है, तो एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसको क्या कहते हैं जी? उसको कहते हैं छेदिक रेखा। मैंने पहले बताया था ना कि उसको छेदिक रेखा कहते हैं। ठीक है जी। अगला है 82, 82, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा, सबसे पहले ये क्लियर कर लें कि उभयनिष्ठ क्या होता है। उभयनिष्ठ होता है
कॉमन बिंदु, कॉमन लाइन, उभयनिष्ठ रेखा भी पूछी जाती है, उभयनिष्ठ बिंदु भी पूछा जाता है। जो कॉमन हो, दोनों के साथ बराबर हो, मतलब वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा जो है उसका उभयनिष्ठ बिंदु जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। अगला है 83, एक घन में कितने वर्ग होते हैं? तो एक घन में 6 वर्ग होते हैं। घन की परिभाषाएं पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको उसमें। अगला है 84, किसी वृत्त पर खींची गई छेदिक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो एक वृत्त पर खींची गई छेदिक रेखा है, इससे पहले भी प्रश्न आ चुका है, तो ये है 2 बिंदुओं पर वो जो है उसको प्रतिच्छेद करती हैं। आगे जो हमसे पूछा गया था ना, वो थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था, और वो था ये, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे छेदिक वाला है, ये आप देख सकते हैं। 81 पे था कि एक वृत्त को, एक रेखा जो एक वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसको बोलते हैं छेदिक रेखा। तो 81 पे आप ये देख सकते हैं, और अभी जो है 84 पे भी इन्होंने जो है वो यही प्रश्न हमारे से पूछा है। चलो अगला है 85, 2 जीवाओं और चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो 2 जीवाओं से घिरा है और एक चाप से घिरा है, तो उसको कहेंगे वृत्त का खंड, वृत्त का भाग, वृत्त का हिस्सा, तो उसको वृत्त खंड कहते हैं। अगला है 86, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो यदि कोई बिंदु वृत्त से बाहर है और वहां से रेखाएं खींचनी है तो हम 2 रेखाएं खींच सकते हैं। उदाहरण पे आपको बता देता हूँ, ये लगभग वृत्त है और ये आपका बिंदु है, तो यहाँ से एक रेखा नीचे से आ जाएगी, एक रेखा ऊपर से आप यहाँ से ऊपर से खींच सकते हैं। तो 2 रेखाएं आप वृत्त के बाहर यदि बिंदु है तो 2 खींच सकते हैं, और यदि वृत्त पे ही कोई बिंदु है तो वहां से सिर्फ आप एक ही रेखा जो है खींच सकते हैं। अगला है 87, है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजें कितने प्रकार की होती हैं? तो भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुजें 3 प्रकार की होती है, और कोणों के आधार पर भी त्रिभुजें 3 प्रकार की होती हैं, तो ये आप सब जानते हैं। अगला है 88, अर्धवृत्त में बनाए गए त्रिभुज जिसका शीर्ष अर्धवृत्त से छुए हुए कौन सी त्रिभुज होती है? तो अर्धवृत्त में त्रिभुज बनी हुई है और उसका शीर्ष जो अर्धवृत्त को छू रहा है तो वो हमेशा समकोण त्रिभुज होती है, क्योंकि अर्धवृत्त के अंदर जो त्रिभुज बनती है वो हमेशा समकोण ही होती है। अगला है 89, त्रिभुज की सबसे बड़ी सरल रेखा को क्या कहते हैं? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और बार बार जो है ना ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं कर्ण। ये मैं पहले भी आपको बता दूं, कर्ण जो है सबसे बड़ी रेखा होती है त्रिभुज की। अगला है 90, जामुनी रंग, हरा रंग तथा संतरी रंग किस श्रेणी के रंग हैं? तो ये द्वितीय श्रेणी के रंग है। रंगों में से 2012 में जो है वो करीबन 15-16 प्रश्न पूछे गए थे, तो यहाँ भी रंगों से आ रहा है। यही 1-2 प्रश्न जो है वो कोणों वाला नहीं, मैंने बोला था ना 92 तक है, तो ये 1-2 प्रश्न को छोड़ करके सारे बाकी जो है वो कोणों के ही आए। देखो 90 और 91, फिर 92 में फिर जो है वो आपको ज्योमेट्री का मिला है। तो 91 में है कि वस्तु चित्र स्टिल लाइफ करते समय प्रथम 6 छात्रों की वस्तु से कितनी दूरी होती है, या ये समझिए कि पहली लाइन की दूरी कितनी होती है? पहली लाइन की दूरी होती है 2 मीटर और दूसरी की होती है 2.90 मीटर। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर है डी, 2 मीटर जो इसकी दूरी होती है। 92 है, चाप के सिरों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। जो चाप के सिरों को रेखा मिलाती है उसको बोलते हैं जीवा। जीवा चाप के सिरों को मिलाती है। तो ये देखिए 92 तक जो प्रश्न हमने आज पढ़े हैं वो सभी ज्योमेट्री के थे। तो आप ज्योमेट्री को कितने अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए, कितना ध्यान ज्योमेट्री पे देना चाहिए, ये आपको यहाँ से महसूस हो गया होगा, पता चल गया होगा। तो ज्योमेट्री पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अगला है 93, ललित कलाओं के अंतर्गत कौन सी कला आती है? तो इनमें से ऐसी कौन सी कला है जो ललित कला के अंतर्गत आती है? तो वो है मूर्ति और चित्रकला। ये जो है वो ललित कला के अंतर्गत आती है। अगला है 94, सिंधु सभ्यता
के उत्खनन से मुख्यतः कौन सी आकृतियाँ मिली हैं। तो कौन सी आकृतियाँ यहाँ से हमें मिली है, तो उपरोक्त सभी आकृतियाँ जो हमें वो इसके उत्खनन से मिली है। अगला है 85, मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषता जो है वो ये सभी जो है वो मौर्यकालीन कला की विशेषताएं थी। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला है 96, कुषाण कालीन एक नरवाहार प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो नरवाहार प्रतिमा जो है वो हमारे को मिली है किशनगढ़ से। अगला है 97 है, श्रीलंका के अनुराधापुरम की बुद्ध प्रतिमा पर कहाँ की कला का प्रभाव है। तो अनुराधापुरम में एक बुद्ध प्रतिमा बनी है, वहाँ पे कहाँ की कला का जो है वो प्रभाव उसमें दिखाई देता। तो वो अमरावती की जो कला है ना, वहाँ की कला का इसके ऊपर प्रभाव दिखाई देता है। अगला है 98, गुप्तकालीन मंदिरों को आकार और शैली की दृष्टि से कितनी कोटियों में बांटा जा सकता है। तो गुप्तकालीन मंदिरों के आकार और शैली यदि देखी जाए तो उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अगला है 99, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस कोटि के अंतर्गत गिना जाता है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो शिखर मंदिर उसको कहते हैं। तो शिखर मंदिर कोटि में इसको गिना जाता है। अगला और लास्ट प्रश्न है आज की वीडियो का कि 11वीं सदी के निर्मित प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर निम्न में से कहाँ अवस्थित है। तो लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में अवस्थित है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में बताएं। जो आपने कुछ पूछना है आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अभी तक भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो बेल की घंटी को दबा दें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी साथ साथ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।